नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। दोस्तों, कल हम पढ़ रहे थे एक तो नया टॉपिक हमने पढ़ा राष्ट्रपति के बारे में। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे एग्जाम ओरिएंटेड, हमने उसको खत्म किए। तो आज हम पढ़ने वाले उससे थोड़ा सा कुछ अच्छा, कल राष्ट्रपति के थोड़े से पॉइंट्स रह गए थे तो उसको आज हम खत्म कर लेते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा उसमें प्लेंटी मिस्टेक रही कि वो जल्दबाजी में क्या हुआ कि जमानत राशि को लेकर कि राष्ट्रपति की जो जमानत राशि होती है वो कितनी होती है। तो राष्ट्रपति की जमानत राशि थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसको करेक्ट कर लेना। ये होती है 15,000। कितनी होती है? 15,000। ठीक है, 15,000 रुपए राष्ट्रपति की जमानत राशि होती है। इसको आपको करेक्शन करना है। ठीक है, बाकी सब कुछ क्लियर है। तो आगे हम पढ़ते हैं। उसमें से बचा कौन था? कल हम पढ़ रहे थे कि राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की पावर होती है। तो राष्ट्रपति के पास जो वीटो पावर होती है ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की वीटो पावर होती है। एक होता है आपका अत्यंतिक वीटो। ठीक है, अत्यंतिक वीटो होता है जिसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, तो एक होता है निलंबनकारी और तीसरा होता है पॉकेट वीटो। ठीक है। अच्छा, पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख सकता है, ये पॉकेट वीटो है। ठीक है, निलंबनकारी का मतलब है किसी भी विधेयक को वो पुनर्विचार के लिए वापस संसद के पास लौटा सकता है। और अत्यंतिक वीटो का मतलब क्या होता है कि वो उस वीटो को मतलब अपने पास सुरक्षित रख लेता है। तो ये 3 प्रकार के वीटो पावर का वो उपभोग करता है। कौन करता है? ये भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये नोट कर लेना पूरा। आगे हम बात करते हैं और हमारी जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए थे राष्ट्रपति के बारे में उसको हम पढ़ लेते हैं। फिर आज नया टॉपिक हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति, वो भी खत्म करेंगे। ठीक है, तो अच्छा, एक पॉइंट क्या था उपराष्ट्रपति में? अध्यादेश को लेकर था। क्या था? अध्यादेश। अच्छा, अध्यादेश क्या होता है कि जब सदन क्या होते हैं, सदन का 17 वर्ष हो जाता है तो उस समय अगर किसी भी विशेष विषय पर कानून लाना होता है तो उस समय राष्ट्रपति क्या करता है कि राष्ट्रपति उस विषय के ऊपर अध्यादेश के तहत मतलब अध्यादेश लाता है और अध्यादेश के तहत ही उस पर मतलब कानून अध्यादेश लेके आता है किसी विशेष विषय को लेकर। ठीक है, लेकिन जब संसद की बैठक होती है तो अगर वो बैठक के बाद 6 हफ्ते तक नई बैठक जो होती है, ठीक है, तो जो 6 महीने का अंतर होता है उसके बाद जो एक सदन की नई बैठक होती है उसमें इसको 6 हफ्ते के अंदर पास कर दिया जाता है तो यही अध्यादेश कानून बन जाता है। तो किसी भी राज्य के किसी भी विशेष विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है अगर सदन जो है, सदन किसमें नहीं है, सदन चल नहीं रहा है। ठीक है, सदन चल नहीं रहा है, सदन का सत्रावसान हो गया है। तो इस तरीके से अध्यादेश काफी इंपॉर्टेंट है। कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 123 में। 123 में अध्यादेश के बारे में दिया गया राष्ट्रपति की राष्ट्रपति की जो अध्यादेश पास करने की शक्ति है वो 123 में है। ठीक है, ध्यान रखना कि दोबारा बैठक के 6 हफ्ते के बाद, कितने? 6 हफ्ते के बाद जब सदन दोबारा बैठेगा तो उसके 6 हफ्ते के बाद, 6 हफ्ते के अंदर ही अंदर 6 हफ्ते के अंदर इसको पास होना जरूरी होता है। क्या कि 6 हफ्ते के अंदर पास होना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अच्छा, अध्यादेश राष्ट्रपति क्या अपनी मर्जी से ला सकता है किसी भी विशेष विषय के ऊपर? तो नहीं, राष्ट्रपति किसी भी विशेष विषय के ऊपर अध्यादेश अपनी मर्जी से नहीं ला सकता है। इसको क्या चाहिए होती है? मंत्रिमंडल की सिफारिश। तो मंत्रिमंडल, जब तक मंत्रिमंडल सिफारिश नहीं करती है कि मान लीजिए सदन जो है, सदन का स्थगन हो गया है, ठीक है, सदन नहीं चल रहा है, तो जब सदन नहीं चल रहा है, लोकसभा सत्रावसान हो गया है, तो उस समय क्या होगा? उस समय राष्ट्रपति क्या अपनी मर्जी से किसी भी राज्य के विशेष विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो नहीं, ये मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही ये ऐसा काम करता है। ठीक है, ध्यान रखना, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। तो आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश आता है, 6 हफ्तों के अंदर इसको 6 हफ्तों के अंदर पारित किया जाता है। ठीक है, और क्या है कि मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही ये क्या करेगा? जारी कर सकता है। ठीक है, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। क्या संविधान संशोधन के लिए भी अध्यादेश ला सकते हैं? तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान जो है, संविधान संशोधन के लिए कभी भी अध्यादेश नहीं लाया जा सकता है। तो संविधान संशोधन के लिए कभी भी अध्यादेश नहीं लाया जाएगा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। तो अध्यादेश से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर एक डीसी वाधवा केस आता है। कौन सा केस आता है? इसको थोड़ा सा लिख लेना कि डीसी वाधवा केस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। जल्दी से बताएंगे, ये कब हुआ था? 1987। ये केस कब का था? ये केस था आपका 1987 का केस था, ये डीसी वाधवा। तो इस समय हुआ क्या? इस समय क्या हुआ कि देखो, अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहीं ना कहीं संसद की शक्ति के, जैसे संसद है किसी भी विषय के ऊपर कानून बना सकती है, तो राष्ट्रपति क्या है कि राष्ट्रपि अपनी मनमर्जी से अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा करता है तो राष्ट्रपति कहीं ना कहीं संसद की शक्तियों का ही उपभोग कर रहा है पूरी तरीके से। तो यहाँ पर शक्तियों का टकराव बिल्कुल बनता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। तो डीसी वाधवा केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट सुनाया। उसमें क्या सुनाया था कि उस समय जो पटना, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट था कि पटना में बिहार में क्या हुआ था? बिहार के राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किए थे। क्या किए थे? बिहार के राज्यपाल ने जो अध्यादेश जारी किए थे, राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किए। अब अध्यादेश आपके 250 से ज्यादा अध्यादेश जारी कर दिए थे, 250 से ज्यादा अध्यादेश जारी किए थे। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इसको सुप्रीम कोर्ट ने
बिल्कुल नकार दिया था, खत्म कर दिया था, बोला था कि ये मान्य नहीं है क्योंकि राज्यपाल अपनी मर्जी से अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से और लगातार किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं करेगा। तो डीसी वाधवा के जो है ना आपके अध्यादेश से संबंधित है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। एग्जाम में यहाँ से बहुत पूछा आता है कि बिहार के राज्यपाल ने उस समय क्या किए थे, लगभग 250 से ज्यादा क्या अध्यादेश पारित किए थे, तो इस तरीके से इसको खत्म किया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा राष्ट्रपति का रह गया था। अगला एक और कुछ पॉइंट है तो देख लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में, और वो पॉइंट कौन कौन से हैं। हाँ, तो अगला है आपका क्षमादान। देखो राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है। अब क्षमादान कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 72। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति उसको प्रदान की गई है कि वो व्यक्तिगत क्षमादान प्रदान कर सकता है। अब देखिए क्षमादान भी कितने प्रकार का होता है, क्षमादान भी लगभग 4-5 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका कि क्षमा कर देना, क्षमा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, लघुकरण, लघुकरण, ठीक है, मतलब एक तो होता है क्षमा पूरी तरीके से, दूसरा है लघुकरण, तीसरा आपका जाता है इसमें विराम, और चौथा आता है परिहार, ठीक है। तो क्षमा करना, क्षमा करने का मतलब क्या होता है कि जो जैसे अगर किसी कोई व्यक्ति है उसने आवेदन किया है क्षमा के लिए, तो राष्ट्रपति उसकी मतलब जो सजा है उसको क्षमा भी कर सकता है, ठीक है। लघुकरण का मतलब क्या होता है कि लघुकरण का मतलब है कि उसकी जो दंड होता है मृत्युदंड, तो मान लीजिए लघुकरण में क्या है कि उसको मृत्युदंड दिया गया है, मृत्युदंड दिया गया है, तो उस मृत्युदंड से घटाकर उसको कठोर कारावास क्या कर सकता है, कठोर कारावास में बदल सकता है, ठीक है। किसमें, कठोर कारावास में वो बदल सकता है लघुकरण से, ठीक। अब देखो, अब ये क्या है कि विराम, विराम का मतलब क्या होता है कि सजा की परिस्थिति बदल देना, सजा की जो परिस्थिति होती है, परिस्थिति, ठीक है, उसको बदल देना, सजा की परिस्थिति को बदल देना। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अपंग हो गया है, विकलांग हो गया, किसी भी तरीके से वो हो गया है, ठीक, अपंगता आ गई है, तो उस तरीके से उसकी जो वो सजा की प्रकृति है, परिस्थिति है, उसको ही बदल देना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम विराम की कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है परिहार में कि जो सजा है उसकी प्रकृति बदल देना, प्रकृति। अब प्रकृति का मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति को 2 वर्ष कठोर कारावास दिया गया है, तो उसको 2 वर्ष की जगह 1 वर्ष कठोर कारावास कर देना, ठीक है, 1 वर्ष कठोर कारावास। तो ये आपका परिहार है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति को जो क्षमादान आर्टिकल 72 में आता है, क्षमादान की शक्ति, तो क्षमादान के तहत ही उसमें कम से कम 4-5 क्षमा, क्षमा मतलब पूर्ण तरीके से क्षमा कर देना, ठीक है, लघुकरण करना, कम करना, ठीक है, और आपका विराम लगा देना, और आपका क्या कर देना, परिहार कर देना। और एक और आता है जो आता है प्रविलंबन, ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं प्रविलंबन। अब तो 5 प्रकार हो गए, तो कितने प्रकार हुए, 5 प्रकार, ठीक है। तो प्रावलंबन में क्या होता है कि दंड पर जो राष्ट्रपति है वो अस्थायी रोक लगा देता है, क्या लगा देता है, अस्थायी रोक, अस्थायी प्रकार से रोक लगा देता है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रावलंबन। तो राष्ट्रपति की जो पावर होती है क्षमादान करने की आर्टिकल 72 के तहत, तो 5 प्रकार की होती है। क्षमा कर देना किसी को भी, ठीक है, प्रावलंबन करना, और लघुकरण कर देना, उसका विराम लगा देना, और परिहार। तो ये 5 प्रकार से ध्यान रखेंगे, 5 प्रकार से वो क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा, इसको जल्दी से नोट कर लो कि क्षमा किस तरीके से, ठीक है, जल्दी नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट में बचता क्या है, लास्ट में हमारा बचता है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे आर्टिकल्स वगैरह है राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रमुख आर्टिकल है, तो उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अनुच्छेदों के बारे में। तो राष्ट्रपति से जो संबंधित अनुच्छेद है काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलो इनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 52, देखो ध्यान रखना, आर्टिकल 52, तो 52 में क्या कहता है, जल्दी से बताओ, 52 में कहता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में बताया गया है, इसको हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब 53 में क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में आर्टिकल 53 में बताया गया है। तो 52 हो गया हमारा, 53 हो गया हमारा। आगे हम बात करते हैं 54, आर्टिकल 54 क्या कहता है, चुनाव के बारे में। आर्टिकल 54 क्या कहता है, तो ये 52, 53, 54 इन्हें हमें याद रखना है। 55 क्या कहता है, 55, ठीक है, 55 कहता है चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया। तो क्या प्रक्रिया रहेगी चुनाव की, तो राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया से कराया जाएगा, और 54 में दिया गया चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, और 55 में दिया है चुनाव की प्रक्रिया, तो किस प्रकार से राष्ट्रपति की प्रक्रिया चलेगी। और 56 में क्या है, 56 में उसके कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। तो जल्दी से बताएं कमेंट करके कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का होगा, ठीक है। और 56 में क्या है, कार्यकाल के बारे में बताया गया आपका। और 58 में आर्टिकल 58 कहता है योग्यता के बारे में, योग्यता, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 58 कहता है आपका योग्यता के बारे में कि राष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी क्या है, किस आधार पर हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं शपथ के बारे में, आर्टिकल 60 में शपथ है, ठीक है, ध्यान रखना।
आर्टिकल 60 में क्या है, 60 में क्या है, शपथ किस तरीके से जलाएंगे। आर्टिकल 61 में क्या है, जल्दी से बताएंगे। आर्टिकल 61 में प्रक्रिया शुरू होती है महाभियोग की, महाभियोग, ठीक है। आर्टिकल 61 कहता है महाभियोग के बारे में, और जल्दी से बताएंगे। आर्टिकल 61 हो गया, और बताओ जल्दी से कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। 61 हो गया, आगे हम बताएंगे। हाँ, तो 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61 ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे एक बात करते हैं हम लोग, आगे आर्टिकल 123 आ जाता है आपका। आर्टिकल 123 काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो अध्यादेश से रिलेटेड है, अध्यादेश। आर्टिकल आपका 112 आ जाता है, ये आ जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण, तो आर्टिकल 112 हो गया, 123 हो गया, और बताओ जल्दी से कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल बचा हुआ है। हाँ, जल्दी से बताएंगे। आर्टिकल 76, 76 ले लो, 76 बहुत इंपॉर्टेंट है। 76 में आ जाता है महान्यायवादी, महान्यायवादी। तो आर्टिकल 76 हो गया महान्यायवादी के बारे में। आर्टिकल 123, 112 हो गया है, और जल्दी से बताओ कौन कौन सा आर्टिकल हो सकता है। आर्टिकल 143 भी काफी इंपॉर्टेंट है, 143। ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना, सुप्रीम कोर्ट से सलाह। तो प्रेसिडेंट जो सलाह लेता है सुप्रीम कोर्ट से, अच्छा वो सलाह बाध्यकारी नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को कि सलाह जो है वो बाध्यकारी नहीं है, बाकी आप वो सलाह ले सकता है। आगे बताएंगे जल्दी से। आर्टिकल 85 मतलब का 17 संसद का जो सत्र होता है, संसद सत्र, संसद सत्र का 17वां करना, 17वां वसान, ठीक है, 17वां करना, विघटन करना, तो ये आर्टिकल 85 में आता है। तो ये कुछ प्रमुख जो आपके आर्टिकल है, इन्हें ध्यान रखना है, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम इनको याद कर लेंगे। 52 में राष्ट्रपति है, 53 में संघीय कार्यपालिका शक्ति, 54 में चुनाव के बारे में दिया गया, 55 में चुनाव की प्रक्रिया है, 56 में कार्यकाल दिया गया, 58 में योग्यता, 60 में शपथ है, 61 में महाभियोग, और 123 में अध्यादेश है, 112 में आपका वार्षिक वित्तीय विवरण है, 76 में क्या है महान्यायवादी, 143 में सुप्रीम कोर्ट सलाह, 85 से में है सत्र, जो संसद का सत्र होता है उसका 17वां स्थान कर सकता है, और उसका स्थगन वगैरह कर सकता है, बुला सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से एग्जाम में पूछे आते हैं। आगे एक और आप लिख सकते हैं कि चुनाव के मामले, राष्ट्रपति के आर्टिकल 71 भी काफी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, चुनाव जो मामला होता है वो कौन देखता है, ये सुप्रीम कोर्ट देखता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ प्रमुख आर्टिकल्स हैं, इनको पढ़ लेना, इनको देख लेना, एक बार दो बार देख लेना, इनको रिवीजन कर लेना लगातार, और यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा टॉपिक, इनका जल्दी से नोट कर लो, खत्म करते हैं इसको, ठीक है। चलो हटाते हैं इसको। तो आगे आज का एक नया टॉपिक है हमारे पास। तो नया टॉपिक क्या है, जल्दी से, तो ये नया टॉपिक है हमारा उपराष्ट्रपति। तो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक हमारा नया टॉपिक शुरू होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में देखो, हमारे यहाँ संविधान का दूसरा सर्वोच्च पद है उपराष्ट्रपति। अच्छा, उपराष्ट्रपति को कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर भारत के उपराष्ट्रपति को लिया गया है, और भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है उपराष्ट्रपति। तो सबसे पहले बात करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करते हैं। तो उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल है, निर्वाचन मंडल है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन होता है, तो ध्यान रखना, इसमें आपका लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित, ठीक है, मनोनीत और निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, राज्यों के नहीं लेते, ध्यान रखना, राज्य के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं इसमें, केवल लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। तो निर्वाचक मंडल के बारे में हमने बता दिया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं चुनाव का प्रोसेस वही है जो राष्ट्रपति का है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा, कौन सा होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है गुप्त मतदान, ठीक है। गुप्त मतदान होता है, इसको ध्यान रखना है कि गुप्त मतदान होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, कौन सा होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, और गुप्त मतदान के जरिए क्या होता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक। तो जैसा प्रेसिडेंट का होता है वैसा ही वाइस प्रेसिडेंट का होता है, और कौन भाग लेता है इसमें, लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। आगे हम बात करते हैं कि अहर्ताएं क्या होती हैं, थोड़ा सा डाल लेते हैं हम लोग। तो अहर्ताएं क्या होती हैं, जल्दी से। तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो जैसा उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या चाहिए, तो जैसा हमने राष्ट्रपति में देखा था कि राष्ट्रपति बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, वैसे ही तो राष्ट्रपति बनने के लिए हमें क्या चाहिए था कि आप 35 वर्ष पूरी कर चुके हो, क्या हो, आप 35 वर्ष पूरी कर चुके हो। जल्दी से देख लेते हैं हम अहर्ताओं के बारे में, ठीक है। तो अहर्ताएं अगर हम देखें, एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो उसमें अहर्ताओं के बारे में दिया गया है। अहर्ताएं, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या होना चाहिए, आप 35 वर्ष पूरे कर चुके हो, 35 वर्ष आपने पूरे कर लिए हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। और अगला पॉइंट आ जाता है कि आप राज्यसभा के सदस्य बनने,
की काबिलियत रखते हो, ठीक है, अर्हता रखते हो, राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो बनने की अर्हता रखते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप भारत के नागरिक हो, क्या हो आप? भारत के नागरिक, क्योंकि भारत के नागरिक नहीं होंगे, भारत के नागरिक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में किस तरीके से, और जैसे शपथ वगैरह है तो शपथ राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को कौन दिलाता है, जल्दी से बताएंगे। शपथ दिलाएगा आपको उपराष्ट्रपति को कौन? राष्ट्रपति, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया है। वेतन वगैरह क्या है? तो वेतन जो है, वेतन आपकी जो केंद्र की संचित निधि है, केंद्र की संचित निधि, तो केंद्र की संचित निधि से राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है। जल्दी से बताएंगे इस समय करंट में जो राष्ट्रपति का वेतन है वो कितना है, जल्दी से मुझे करंट में बताएंगे कि राष्ट्रपति को वेतन कितना दिया जाता है इस समय। अच्छा, पदावधि की बात करते हैं। पदावधि राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की क्या होती है? तो ये 5 साल होती है। कितनी होती है? 5 वर्ष। अच्छा, 5 वर्ष की पदावधि होती है। जिस समय वो शपथ लेता है उस समय से शुरू हो जाता है। क्या उसको बीच में कभी हटाया जा सकता है? तो बिल्कुल हटाया जा सकता है। क्या इसके लिए महाभियोग प्रक्रिया चाहिए? नहीं, तो महाभियोग प्रक्रिया नहीं है, विशेष बहुमत के द्वारा। किसमें? विशेष बहुमत। तो अगर आप इसको हटाना है बहुमत के द्वारा, ठीक है, अगर विशेष बहुमत के द्वारा राज्यसभा में संकल्प पारित किया जाता है, क्या किया जाता है? राज्यसभा में संकल्प पारित किया जाता है। संकल्प पारित करके इसको हटाया जा सकता है, संकल्प पारित करके। तो राज्यसभा में संकल्प पारित करके विशेष बहुमत के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। क्या लोकसभा की अनुमति लेना आवश्यक है? हाँ, तो लोकसभा की भी अनुमति लेना आवश्यक है। इसके बाद राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है कि पदावधि 5 वर्ष की होती है जब से वो शपथ लेता है, उसके बाद से ही उसका कार्यकाल शुरू हो जाता है। और हटाया कैसे जा सकता है? विशेष बहुमत द्वारा उसको हटाया जा सकता है। अच्छा, पद खाली कैसे हो सकता है? पद की रिक्तता के बारे में बात करते हैं। अगर हम रिक्तता के बारे में बात करते हैं तो या तो उसकी मृत्यु हो गई हो, या उसने त्यागपत्र दे दिया हो। क्या हो? कि उसने त्यागपत्र दे दिया हो, या कार्यकाल पूरा हो गया हो, या उसका निर्वाचन जो है वो अवैध घोषित कर दिया गया हो, निर्वाचन जो है वो अवैध घोषित हो गया हो। ठीक है, तो मृत्यु के आधार पर त्यागपत्र दे दिया गया हो, कार्यकाल अगर खत्म हो गया उसका, ठीक है, या मृत्यु हो गई है, या उसको बर्खास्त कर दिया गया हो, तो इस प्रकार से क्या हो जाता है? बर्खास्त कर दिया हो, ठीक है, तो इस प्रकार से उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। तो ये बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनको जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा याद कर लेना है, रिवीजन करना है। आगे हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट बचे हुए हैं उनको पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति हमारा खत्म हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक नहीं है राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना, बस जो मेन था हमने पढ़ लिया है पूरी तरीके से। ये सारे पॉइंट हम पढ़ लिए। निर्वाचक मंडल हो गया, चुनाव, अर्हताएं वगैरह, शपथ, वेतन वगैरह, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कुछ प्रमुख आर्टिकल के बारे में, जल्दी से देख लेते हैं, आर्टिकल्स को भी खत्म करते हैं। तो आर्टिकल 63, आर्टिकल जो हमारा है अनुच्छेद 63, तो 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? कि भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में एग्जाम में यहाँ से बहुत पूछते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में किसमें बताया गया है, तो 63 में बताया गया है। आर्टिकल 65 क्या कहता है? कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना, ठीक है। तो ये क्या होता है? जब राष्ट्रपति या तो नहीं हो, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, या राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया हो, उस समय चुनाव से पहले 6 महीने के अंदर चुनाव होने होते हैं, तो तब तक क्या करता है कि राष्ट्रपति के जो काम है उसके कामों का निर्वहन करना कैसा काम होता है? ये उपराष्ट्रपति का काम ही होता है। तो आर्टिकल 65 के तहत ही ये ऐसा करता है, ठीक है। अब आर्टिकल 66 में क्या आता है? तो 66 में इसके चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि चुनाव किस प्रकार से कराया गया। अच्छा, एक बात और है कि राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति है उसके लिए आपका 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। तो प्रस्तावक छूट गया थोड़ा सा, प्रस्तावक और अनुमोदक कितने चाहिए? 20 और जमानत राशि कितनी होनी चाहिए? 15,000 रुपए जमानत राशि। इसको ध्यान रखना, थोड़ा सा ये पॉइंट मिस हो गया है। तो 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक और 15,000 इसकी जमानत राशि चाहिए। इसको हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, किसका कार्यकाल किसमें दिया है? तो आर्टिकल 67 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं शपथ किस आर्टिकल के तहत लेता है? तो आर्टिकल 69 के तहत ये शपथ लेता है। तो आर्टिकल 69 में ये शपथ लेता है, ठीक, ध्यान रखेंगे इस संबंधित। और आर्टिकल 71 का चाहे राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, तो चुनाव संबंधित जो मामले होते हैं, चुनाव के जो मामले होते हैं, इसको कौन देखता है? इसको देखता है आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, चुनाव के मामले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उपराष्ट्रपति के बारे में, हम लगातार पूरा पढ़ चुके हैं कि उपराष्ट्रपति के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। तो इस तरीके से, अच्छा, उपराष्ट्रपति जो होता है ना, वो राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है। तो राज्यसभा का चेयरपर्सन कौन है? उपराष्ट्रपति, हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है राज्यसभा का चेयरपर्सन है। वो चेयरिंग करता है, उसका काम केवल ये है कि राज्यसभा का चेयरिंग करो, और ज्यादा इसके पास कोई विशेष पावर तो है नहीं। अब जब उपराष्ट्रपति नहीं होगा चेयरिंग करने के लिए, तो कौन है? तो उपसभापति होता है वहां पर राज्यसभा में, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो ये आर्टिकल 63 क्या कहता है उपराष्ट्रपति के बारे में? 65 राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना, 66 में चुनाव के बारे में दिया गया है, 67 में क्या है? कार्यकाल के बारे में दिया गया है,
और 69 में क्या है, शपथ के बारे में दिया गया है, और 71 में क्या है, चुनाव संबंधित मामले हैं। प्रस्तावक अनुमोदन 20 चाहिए, ठीक है, और 15,000 जमानत राशि। तो ये हमारा टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो गया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी खत्म हो गया है। तो लगातार मेहनत करते रहो, लगातार पढ़ाई करते रहो, जल्दी से हम खत्म करने वाले हैं, सारे टॉपिक खत्म करेंगे डेली का डेली, ठीक है। तो अगले साल बहुत सारे एग्जाम्स हैं, और 2023 में जिसको नौकरी लेना है ले लेना, लगातार पढ़ाई करते रहो। तो लगातार मेहनत करो, लगातार पढ़ाई करो, 2-4 बार वीडियो देखो और खत्म करो सारा, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद।